जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा शब्द से ही समीक्षा मतलब क्या होता है? समीक्षा करना, जांच कह सकते हैं। ये रिव्यू जो सिस्टम लिखा हुआ है, रिव्यू करना किसी चीज को, तो रिव्यू करने का मतलब क्या होता है? कि उस चीज का अवलोकन करना कि क्या वो ठीक है। अगर हम जुडिशियल ओवरव्यू में देखें तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। अच्छा, सही है तो सही है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, गलत कब हो सकती है वो चीज? गलत किस स्थिति में हो सकती है? वो जुडिशरी की नजरों में कोई भी, यदि मैं आपसे बोलूं कि कोई कानून विधि, ठीक है, जो संसद ने बनाया है या किसी प्राधिकरण ने उसको लागू किया है, तो वो कभी भी आपके जुडिशरी की नजरों में गलत कब हो सकता है? जब वो क्या करता हो? संविधान के विरुद्ध कार्य करे, नंबर वन। दूसरा, संविधान के किसी नियम का क्या करता हो? उल्लंघन करता हो। तीसरा, वो आपके मूल अधिकारों को क्या करता हो या उन्हें क्या करता हो? कम करता हो, न्यून करता हो। तब ऐसी स्थिति में जुडिशरी उसको गलत मानती है, और गलत मानती है तो उसका रिव्यू करती है। किसी भी कानून बनने के बाद जुडिशरी उसका रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के तत्पश्चात यदि वो पाती है कि ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है, तो ऐसी स्थिति में वो उस कानून को क्या घोषित कर सकती है? शून्य घोषित कर सकती है। शून्य घोषित करने का अर्थ क्या होता है? समाप्त कर देना। मतलब उस कानून के अस्तित्व को ही जुडिशरी ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया, अर्थात अब वो कानून अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो बस आज का टॉपिक वही है कि ये जुडिशरी रिव्यू होता क्या है, किन किन टॉपिक्स में या किन किन सब्जेक्ट्स में ये लागू होता है, ये पावर जुडिशरी को कैसे मिलती है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं गया है कि जुडिशरी को ये पावर्स दी गई हैं। कहीं भी आपको ऐसा लिखा नहीं मिलेगा कि जुडिशरी ये कर सकती है। हाँ, अलग अलग आर्टिकल के भीतर ये जरूर लिखा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो जुडिशरी आकर उसका क्या करेगी? रिव्यू करेगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आपको आर्टिकल नंबर 13 याद होगा, 13। आर्टिकल नंबर 13 क्या था? आपकी ऐसी विधियां जो आपके मूल अधिकारों का अल्पीकरण करती हैं, अर्थात मूल अधिकार, आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करती हैं, वो स्वतः ही क्या हो जाएंगी? निष्क्रिय हो जाएंगी। और निष्क्रिय नहीं हुई तो उन्हें निष्क्रिय करने के लिए कोई बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? हमारा जुडिशरी सिस्टम बैठा हुआ है। हमारे देश में या हमारे संविधान में या हमारे कानून में किसको माना जाता है संविधान का संरक्षक? किसे बोला गया है? न्यायालय को बोला गया है। हमारे देश में संविधान का संरक्षक कौन है? तो संविधान के अगेंस्ट में यदि कोई भी कानून बनेगा, उसका रिव्यू करके उसको निष्क्रिय करने का कार्य कौन करेगा? न्यायालय करेगा। तो बस आज हमें न्यायालय की इसी शक्ति के बारे में देखना है। देखो, न्यायिक समीक्षा क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है? न्यायिक समीक्षा भारतीय न्यायपालिका के पास यह सुनिश्चित करने की शक्ति है कि सरकार की विधायी, विधायी मतलब जो क्या बनाती है? कानून या विधि बनाती है। कार्यकारी अर्थात जो आपकी कार्यपालिका होती है, और प्रशासनिक शाखाएं द्वारा पारित कोई कानून या निर्णय। अब मैंने आपसे बोला कि चलो कोई गैर संवैधानिक कानून बना दिया संसद ने, ठीक है, तो न्यायपालिका उसको शून्य घोषित कर सकती है। परंतु क्या हमारे किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बैठा कोई प्रशासनिक अधिकारी क्या सिटी में कोई ऐसा कानून लागू नहीं कर सकता जो गैर संवैधानिक के या आपके मूल अधिकारों का हनन? मान लीजिए कि आपके आईएएस अधिकारी आपके अपने जिले में आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक लगा दें, या आपका घर से निकलना बिना किसी कारण के क्या कर दें? बंद करवा दें, या किसी समय सीमा के भीतर निर्धारित कर दें। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा कि कोरोना में एक समय सीमा निर्धारित की गई थी। वो मूल अधिकारों का हनन नहीं था क्योंकि वो वर्ल्ड पैंडेमिक था। तो वहां पर आप नहीं बोल सकते कि मैं घूमूंगा, मैं सबसे मिलूंगा, मैं अपनी मस्तीबाजी करूंगा। क्यों? ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे मौलिक अधिकार प्राप्त है। नहीं, उस समय ये स्थिति नहीं थी। परंतु आज यदि वो बोले कि आप शाम को 6 के बाद नहीं निकल सकते शहर के कोई भी व्यक्ति, तो क्या वो सही होगा? बिना किसी कारण के वो कहीं ना कहीं से गलत होगा, असंवैधानिक होगा, क्योंकि आपका मूल अधिकार है कि आप आबाद विचरण कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आपको यदि रात को 12 बजे किसी दूसरे शहर के लिए निकलना है, रात को 2 बजे किसी दूसरे शहर के लिए निकलना है, तो क्या आपको अपने जिले के कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है? आप इस देश में कहीं भी आबाद रूप से विचरण कर सकते हो। पर यदि इस पर रोक लगा दी जाए तो क्या ये मूल अधिकारों का हनन होगा?
या वो बोले कि बिना मुझसे परमिशन लिए बिना आप बाहर नहीं जा सकते, तब ऐसे कानूनों का, अब देखो ये कानून संसद ने बनाया क्या, ये कानून किसी विधानमंडल ने बनाया क्या, ये एक अधिकारी विशेष ने बनाया। ठीक है, अब उस एक अधिकारी विशेष के इस निर्णय पर जुडिशियल रिव्यू बैठ सकता है, आप न्यायालय जा सकते हो और इसको न्यायालय क्या घोषित कर देगा, शून्य या निष्क्रिय कर देगा कि ऐसा कानून आप पारित नहीं कर सकते। वजह बताइए कि आपने इसको पारित क्यों किया। यही हमारे देश में लोकतंत्र को बचाता है, जिससे डिक्टेटरशिप या तानाशाह उत्पन्न नहीं होता है। यदि कोई कानून असंवैधानिक साबित हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अर्थात जुडिशियल रिव्यू की पावर हर एक न्यायालय के प्राप्त है। इसे क्या कर देते हैं, अमान्य घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा क्या है, इसे समझने के लिए इसकी तुलना हम अमेरिकी संविधान की न्यायिक समीक्षा से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में जुडिशियल रिव्यू कंप्लीटली किसके जैसा है, यूएस के जुडिशियल रिव्यू जैसा है। संसद को सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में नहीं रखा गया है। संसद, समझ गए, अगर संसद को सर्वोच्च प्राधिकारी मान लिया जाता है तो सर्वोच्च प्राधिकारी जिस भी निर्णय को देगा या जो भी कानून पारित करेगा वो क्या माना जाएगा, अंतिम माना जाएगा, है ना। तो हमारे देश में संसद को सर्वोच्च प्राधिकारी के रूप में नहीं रखा गया है। किसी भी संवैधानिक विसंगति के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसदीय और राज्य विधायी दोनों कानूनों की समीक्षा की जा सकती है। अर्थात हमारे देश में हमारा न्यायालय राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों की भी समीक्षा कर सकता है और हमारे केंद्र द्वारा या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की भी समीक्षा कर सकता है। तो इतना आपको क्लियर है कि किन कानूनों की समीक्षा की बात हो रही है। किसी भी प्रकार का कानून, किसी भी प्रकार का नियम या किसी भी प्रकार का निर्णय जो आपको गैर संवैधानिक रूप से कार्य करने को प्रेरित करवाता है या करता है, या आपके अधिकारों को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है, या आपके फंडामेंटल राइट्स को कम करने की कोशिश करता है, उसको जुडिशरी रिव्यू करके कंप्लीटली क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। अगर जुडिशरी के पास ये पावर नहीं होती तो आप किसके पास जा सकते थे, अगर जुडिशरी के पास पावर नहीं होती जुडिशियल रिव्यू करने की, संसद ने जो कानून बनाया उसे अंतिम मान लिया जाता, तो आप कहां जाते, ये बताइए। कहीं नहीं जा पाते। कहां, कहीं नहीं जा पाते, क्योंकि जुडिशरी के अलावा कोई भी एक ऐसा तंत्र या बॉडी इस देश में एग्जिस्ट नहीं करती जो आपके कानूनों को बदलने का प्रयास कर सके या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को बदल सके, क्योंकि संसद तो वैसी बहुमत में होती है। यदि कोई कानून पारित हुआ है तो वो बहुमत से ही पारित हुआ होगा, है ना। और बहुमत मतलब वो जो व्यक्ति बैठे हैं वो किसका नेतृत्व कर रहे हैं, जनता का। तो उनका बहुमत मतलब जनता का बहुमत, उनका डिसीजन मतलब जनता का डिसीजन, भले जनता को पसंद हो या ना हो। तब फिर एक बैठे हुए हैं कुर्सी पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो देखते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, हमने पढ़ी थी, आगे वाली स्लाइड में आएगी, चलो वहीं समझाता हूं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये टॉपिक पढ़ाया था मैंने, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले तो मुझे शब्द का अर्थ बता दो, अब क्या होता है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ। उसके उस वाक्य में ही उसका अर्थ छिपा है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब क्या हुआ इस चीज का, कोई भी बनाया गया विधि, कोई भी लिया गया निर्णय, कोई भी आप पर डाला गया या जनता पर डाला गया नियम, वो कानून के भीतर होना चाहिए। कभी भी हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं बनता जो ये शो करे कि ये देश तानाशाह के द्वारा चलाया जाता है ना। हमारे यहाँ कोई भी कानून बनाया जाता है तो कानून के भीतर रहकर बनाया जाता है। कानून के भीतर मतलब कि कुछ ऐसी नियमावलियां हैं संसद की या कुछ ऐसे कानून के नियम है कि आप इसके बाहर जाकर उन विधियों का निर्माण नहीं कर सकते। आपने सुना होगा ना, अब जैसे हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा जो कानून है, जैसे मृत्यु दंड में, ठीक है, हमारे यहाँ मृत्यु दंड की सजा में भी केवल एक ही प्रकार का मृत्यु दंड दिया जाता है, किस प्रकार का, फांसी की सजा। क्या हमारे देशों में हाथ काटे जाते हैं, हमारे देशों में आंखें फोड़ दी जाती हैं, गर्दनें काट दी जाती हैं, क्योंकि हमारा देश कहीं भी देखो, पहली चीज तो हमारा देश मृत्यु दंड को भी बहुत कम देता है। दूसरा रीजन ये है कि हम मानवतावाद को बहुत मानते हैं, ठीक है। तो ये हाथ काट देना, पैर काट देना, मानव का जीवन एक वरदान के स्वरूप में प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। अब अपने अपने धर्म में उसको अलग अलग शब्द दिए गए हैं। तो मानव से मानव के अंग छीनना या उसके प्राण छीनने का हक किसी मानव को नहीं है ना। अब उसने इतने बुरे दुष्कर्म किए हैं कि हमें उसके प्राण लेने पड़ जाते हैं, हमें मतलब जुडिशरी को, ठीक है, कि इससे छोटी सजा उसके लिए हो नहीं सकती, है ना।
तो इसलिए हमेशा हमारे देश में ऐसे ही विधियां बनाई जाती है जो कानून के भीतर हो। ठीक है, अब आप हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। हमारे देश में जो जिन लोगों ने 10 बलात्कार भी किए हैं, लोग उनके भी सपोर्टर खड़े हो जाते हैं। हमारा इतना महान समाज है, देश तो महान है ही हमारा, इसमें देश की गलती नहीं है, समाज की गलती है, समाज के लोगों की और उनकी शिक्षा की गलती है। कि आपने देखा होगा कि जो निर्भया जिन्होंने किया था उनके सपोर्ट में भी लोग खड़े थे कि हो गई गलती, माफ कर दो। ठीक है, क्योंकि जब तक लोग खुद के ऊपर नहीं बीतती है तब तक उस चीज को समझते नहीं है ना। तो हमारे यहाँ कसाब के भी सपोर्टर है ना, और हमारे यहाँ कलाम के भी सपोर्टर्स है। ठीक है, आपको किसका सपोर्टर बनना है ये आपका डिसीजन है। ठीक है, मेरा कहना है गलत गलत होता है, अब वो कोई भी हो, वो आपका साइड में बैठा हुआ आपका मित्र भी हो सकता है। आपको मापना है कि उसकी गलती का स्तर कितना है। ठीक है, छोटी मोटी गलती तो माफ कर दो, और यदि मोरल वैल्यूज अनैतिक है या दुराचारी है या मतलब सामाजिक रूप से ही गलत है तो सपोर्ट कभी मत करना। उसका सपोर्ट करके आप उसकी गलतियों में क्या बन रहे हो, भागीदार बन रहे हो। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रयोग कर सकते हैं। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अभिव्यक्ति की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए है। यह जांचता है कि क्या संबंधित कानून संविधान के लोकाचार के अनुसार विवेकपूर्ण ढंग से अधिनियमित किया गया है या नहीं, अर्थात जो बनाया गया कानून है वो संवैधानिक रूप से बनाया गया है या नहीं। यह एक पर्यवेक्षी मतलब क्या होता है, वही जो रिव्यू करते हैं, पर्यवेक्षक समझ सुना है ना, इन्विजिलेटर जिसको आप शायद बोलते हैं। एक पर्यवेक्षी इकाई के रूप में कार्य करना, यह सुनिश्चित करना कि सरकार के विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक अंगों द्वारा पारित कानून संवैधानिक आदर्शों का अनुपालन करता है या नहीं। किसी प्रशासनिक निर्णय की वैधता और उपयुक्तता को मान्य करना, ये न्यायिक समीक्षा के उद्देश्य पढ़ रहे हैं। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना, शक्ति के दुरुपयोग एवं शोषण को रोकना। अगर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी तो शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है, आप कोई भी कानून पारित कर सकते हैं। और शोषण को रोकना, शोषण होगा जब आपके मौलिक अधिकारों को छीना जाएगा तो आपका शोषण ही तो होगा। कानूनों और अधिनियमों में विवादास्पद विसंगतियों को हल करना, मतलब हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर कोई भी असंवैधानिक चीज को दूर करना या कानून में नहीं आने देने का काम कौन करता है, न्यायिक समीक्षा करती है। न्यायिक समीक्षा की श्रेणियां क्या हैं, देखो 4 श्रेणियां हैं। पहला, विधायी कार्यों की समीक्षा, नाम से ही क्लियर है, विधायी कार्य मतलब विधि से संबंधित, कानून बनाने से संबंधित। तो कानून बनाने से संबंधित जो कार्य होता है उसकी समीक्षा करती है कि जो बनाया गया कानून है वो सही है या नहीं, कहीं गैर संवैधानिक तो नहीं है। दूसरा, प्रशासनिक कार्यवाहियां, जो भी प्रशासनिक अधिकारियों या प्रशासनिक बॉडियों के द्वारा, बॉडी मतलब तंत्रों के द्वारा जो की जाती है, उनके द्वारा किए गए कृत्य, कार्य या निर्णय असंवैधानिक नहीं है, इसकी समीक्षा करना। तीसरा, न्यायिक कार्रवाइयों की समीक्षा, देखो न्यायिक समीक्षा के पास अदालतों द्वारा पिछले निर्णयों में किसी भी विसंगतियों में संशोधन या सुधार करने का अधिकार है। इसका मतलब मान लीजिए, अच्छा न्यायालय से भी कभी कभी गलतियां हो जाती है निर्णय देने में, अब न्यायालय चाहे तो अपने पहले दिए गए निर्णय की भी क्या कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, जब उसको ये चीज रियलाइज हो जाए कि हाँ हमारा पुराना दिया गया निर्णय क्या है, गलत है, और कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, कानून का उल्लंघन, या फिर कहीं ना कहीं मान लीजिए किसी व्यक्ति के मूल अधिकार से संबंधित है और उस पर न्यायालय ने जो पहले निर्णय दिया वो क्या था, गलत साबित होता है। बाद में न्यायालय उसको जब रिव्यू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हाँ हमारा निर्णय गलत है, हम अब इसको क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उसकी समीक्षा करके उसको सुधारा जा या बदला जा सकता है। और तीसरा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपने जब हमने अमेंडमेंट पढ़े थे तो आपने देखा भी था कि बार बार अमेंडमेंट करके जुडिशरी की पावर्स को छीना जा रहा था और जुडिशरी बाद में फिर प्रस्तुत होकर उसकी पावर्स को क्या कर दे रही थी, लाकर उस अमेंडमेंट को क्या कर दे रही थी, खारिज कर दे रही थी। इन्होंने बोला कि कोई भी अमेंडमेंट न्यायिक समीक्षा के बाहर है, फिर न्यायालय प्रस्तुत हो गया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी अमेंडमेंट न्यायालयिक समीक्षा के बाहर नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो आप फिर अमेंडमेंट करके पूरा संविधान ही बदल डालोगे, आप तो कुछ भी कर सकते हो अमेंडमेंट करके। देखो हमारे यहाँ पर अगर बहुमत प्राप्त है लोकसभा और राज्यसभा में तो कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि अब बात आती है प्रेसिडेंट की, तो आप सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट एक प्रसाद पर्यंत जैसा पद होता है जो गिफ्ट के तौर पर किसी व्यक्ति को दिया जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन में जो खड़े होते हैं प्रेसिडेंट के, वो कौन होते हैं, कौन होते हैं, सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और
लोकसभा के निर्वाचित या अपॉइंटेड, निर्वाचित, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट तो वही करेगा जो कार्यपालिका बोलेगी। तो अब बचा क्या, लोकसभा और राज्यसभा। अगर यहां बहुमत मिल गया, यहां बहुमत मिल गया, अब इधर बहुमत मिलने के चांस तो फुल रहते हैं। क्यों? क्योंकि यदि आप कार्यपालिका में बैठे हो, इसका मतलब आप बहुमत से बैठे हो, बहुमत से बैठे हो तो शायद आपका पास होना तो लगभग कंफर्म है। यहाँ कभी कभी प्रॉब्लम आती है, पर यहाँ भी अंदर ही अंदर डील हो जाती है, तो यहाँ भी वो चीज पास हो जाती है। फिर वो जाती है कहाँ, प्रेसिडेंट, और यहाँ प्रेसिडेंट ने जब अपने साइन किए, मतलब वो क्या बन गया, अब वो कानून बन गया। इस प्रोसेस को फॉलो करके आप इस देश में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कानून बना सकते हो जो आप चाहो। ठीक है, पर ये जो सारा कानून बना है, इसके बाद यहां पर कोई चश्मा पहनकर बैठा हुआ है एक कुर्सी पर, जिसे आप जज के नाम से जानते हैं, जिसे आप कोर्ट के नाम से या फिर न्यायालय के नाम से जानते हैं। वो न्यायालय उस कानून को बिंदुवार पढ़ेगा और उसको समझ में आया कि पॉइंट नंबर ये आपके मूल अधिकारों का हनन करेगा, तो वो या तो सरकार से, पहली चीज तो वो सीधे काटते हैं। क्या करते हैं, बहुत पावरफुल बॉडी है हमारे यहाँ पर न्यायालय, वो सीधे ही उसको क्या करेंगे, खारिज करेंगे। अच्छा, कुछ स्थितियों में सरकार से आग्रह भी करते हैं कि आप इस कानून को क्या करें, बदलने का। आपने सुना होगा कई बार न्यूज़पेपर में कि सुप्रीम कोर्ट ने कार्यपालिका को आदेश दिए, सुना है? एक सेकेंड, चलिए। तो ये 4 प्रकार की समीक्षाएं होती हैं। क्लियर है इतना आप लोगों को? चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक समीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, जैसा मैंने आपको बोला कि जुडिशियल रिव्यू नाम की चीज संविधान में कहीं अलग से मेंशन नहीं है। ये आपको आर्टिकल्स के भीतर देखने मिलेगी कि कौन से आर्टिकल्स जुडिशरी को ये पावर देते हैं कि हाँ, आप इन चीज, अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो आप सामने प्रकट हो सकते हैं देवता की तरह। ठीक है, तो सबसे पहला आर्टिकल आता है क्या, आर्टिकल नंबर 13। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संवैधानिक संहिता के विरुद्ध जाता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ या अल्पीकरण हुआ तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये लिखा है कहां, आर्टिकल नंबर 13 में लिखा है। फिर आता है आपका, अच्छा ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, याद है सारी चीजें। ये सारी चीजें कहां जा रही थी, कोर्ट जा रही थी। क्यों? और इन्हें क्या बोला गया था आपका, रिट्स बोला गया था, आपके अधिकारों का रक्षक बोला गया था। यहां तक कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, संविधान की आत्मा। और आर्टिकल 226, जो देखो ये तो किसको पावर दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट को, और ये हाई कोर्ट को रिट की पावर दे रहा था। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षक और गारंटर की भूमिका सौंपते हैं। तो इसमें पता चला हमें समीक्षा के बारे में। फिर आया आपका आर्टिकल नंबर 131 से लेकर 137। सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद या राज्य द्वारा पारित किसी भी निर्णय की समीक्षा करने की क्या होगी, शक्ति होगी। यहां भी रिव्यू करने की पावर दे रहा है। कौन सा आर्टिकल, 131 से लेकर 137 तक। फिर 226 और 227, यह उच्च न्यायालयों को प्रासंगिक मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। प्रासंगिक मामले आप बोल सकते हैं कि जहां जहां आप, सरल भाषा में यदि हम बोलें कि आपके कानूनों में फेरबदल किया जाएगा या उसको गैर संवैधानिक रूप से बदलने का प्रयास किया जाएगा। 245 और 246, यह अदालतों को संसद और विधानमंडल द्वारा, संसद समझते हैं केंद्र में, राज्य में विधानमंडल, अच्छा विधानमंडल लिखा है, विधानमंडल में अब आपकी विधानसभा भी आ गई और विधान परिषद भी आ गई। विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिक सुदृढ़ता की जांच करना और चुनौती देने का अधिकार देता है। और अंतिम है हमारा 372(1), यह न्यायिक समीक्षा के प्रावधानों को पूर्व संवैधानिक कानूनों तक विस्तारित करता है। अच्छा, पूर्व संवैधानिक कानून मतलब क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ बस बता दो मुझे। पूर्व संवैधानिक कानून, जो पहले कानून बन चुके हैं और संविधान में जिनका क्या है, जिक्र है, उल्लेख है, उन पर भी जुडिशरी क्या कर सकती है, समीक्षा करके उन्हें बदलने का प्रयास या उन्हें कंप्लीटली
खत्म करने का प्रयास भी कर सकती है जुडिशरी। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स थे जिन आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, क्योंकि जब सवाल, ये क्यों बताया गया, क्योंकि जब सवाल पूछा जाए कि कहाँ लिखा है, चलो ठीक है आपने बता दिया जुडिशियल रिव्यू ये होता है, तो कहाँ लिखा है, कहाँ से पावर, पावर कहाँ से मिली हमारे यहाँ पर। यदि राष्ट्रपति आपातकाल लगाते हैं तो सवाल आता है राष्ट्रपति को ये आपातकाल इंप्लीमेंट करने की पावर किसने दी, होता है, तब आप उसके मुंह पर फेंक कर क्या मारते हैं, आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360, है ना। हम जवाब देते हैं कि ये है जहां पर लिखा हुआ है। तो वैसे ही आपको ये पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू की पावर आई तो आई कहां से, तो आर्टिकल नंबर 13 से आई। ठीक है, आर्टिकल नंबर 372 1 से आई, 245 246 से आई, तो ये आर्टिकल्स आपको पता होना चाहिए। और ये तो आपको पता ही है 32 और 226। इसके बाद न्यायिक समीक्षा का महत्व, अब ये तो सरल चीज हो गई। संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए क्या है, आवश्यक है। विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्ति के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या है, आवश्यक है। यह लोगों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। यह संघीय संतुलन बनाए रखता है। अच्छा, इसका अर्थ बताइए मुझे जल्दी से। संघीय संतुलन, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया। संघीय संतुलन मतलब, बिल्कुल सही, केंद्र और राज्यों के मध्य एक पारस्परिक आपसी संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। यह अधिकारियों के अत्याचार को रोकता है, अधिकारियों के अत्याचार को, है ना, ताकि कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर कोई बड़ा अधिकारी आपकी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके आपके अधिकारों का क्या ना कर सके, उल्लंघन ना कर सके। अच्छा, ये सब तो हो गया, हमने अच्छी अच्छी चीजें देख ली जुडिशियल रिव्यू की, कि चलो कुछ भी गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट तो बैठा है, कुछ भी गलत होगा तो हाई कोर्ट तो बैठा है। पर इसके नेगेटिव्स क्या हैं, अब ये बताओ, जुडिशियल रिव्यू के नेगेटिव्स क्या हैं, या नेगेटिव्स है ही नहीं, बताइए नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी बता दो। नहीं है तो नहीं है बोल दो। बिल्कुल, और संसद कोई कानून बना रही है। अच्छा, आप ये कैसे मान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया, अच्छा रहने देते हैं, ठीक है, चलो इसको रहने देते हैं, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब आप लोग समझदार हो, ठीक है। न्यायिक समीक्षा की समस्याएं क्या क्या है, हम न्याय की ही भाषा में समझ लेते हैं, ठीक है। जब यह सरकार के कामकाज को क्या करता है, कैसे किया सीमित, कैसे किया सीमित, सरकार के कामकाज को सीमित कैसे किया इसने। अच्छा, सरकार यदि कोई भी बोल्ड डिसीजन लेना चाहे, है ना, होता है ना, कई कई बार कुछ को सुधारने के लिए दो थप्पड़ मारना जरूरी है, होता है ना, कुछ बहुत उपद्रवी बच्चे भी होते हैं, एक माँ के, भारत माँ के कुछ उपद्रवी बच्चे भी हैं, कुछ अनुशासित बच्चे भी हैं। तो अनुशासित के लिए तो कानून की जरूरत नहीं, उपद्रवियों के लिए तो जरूरी है। तो कई बार क्या होता है कि ऐसे कोई कानूनों का निर्माण करना पड़ता है जो दंडात्मक होते हैं और थोड़े से कठोर होते हैं, ठीक है। बट ऐसी स्थिति में फिर कौन प्रकट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की, नहीं नहीं, ये न्यायिक दृष्टि से क्या है, गलत है। जब यह किसी मौजूदा कानून को ओवरराइड करता है, ये ओवरराइड करने का मतलब क्या होता है, अब ये तो बता ही सकते हो ना, ओवरराइड करना, उसके ओवरराइड करना क्या होता है, जब यह किसी मौजूदा कानून को ओवरराइड करता है तो यह संविधान द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमा का क्या करता है, उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट उस कानून को ही क्या कर देता है, ओवरराइड करने का प्रयास करता है, और ये संविधान द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति की सीमा का क्या है, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा है आर्टिकल नंबर 50 में, क्या, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण। तो जब कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया है तो न्यायपालिका आकर उसे ओवरराइड क्यों कर रही है, आई बात समझ में। इसी चीज को लेकर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, वो वाली प्रॉब्लम आज तक चल रही है ना, बस अब बहुत छोटे लेवल पर हो गई। उस समय तो आपको साइन ही लेना पड़ता था सुप्रीम कोर्ट के जज से, याद है, 1771, सॉरी 81, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। भारत में शक्तियों के बजाय कार्यों के पृथक्करण का पालन किया जाता है, ये गलत है, अभी हमने बात की इस पे। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है। ये कौन सा आर्टिकल है आपका, आर्टिकल नंबर 50।
किसी भी मामले के लिए ली गई न्यायाधीशों की न्यायिक राय अन्य मामलों पर फैसला देने के लिए मानक बन जाती है। यदि हमने किसी मामले में न्यायालय से क्या ले ली है, राय ले ली है, तो फिर वो हमारे लिए आने वाले जितने भी मामले उस पर बाध्यकारी सी प्रतीत होने लगती है सरकारों की। नहीं, हमने न्यायालय से पूछा था, उसने बोला कि ये सही है और ये गलत है, तो जो सही है वो ना चाहते हुए भी हमें आने वाले फैसलों में उस चीज को फॉलो करना पड़ता है। न्यायिक समीक्षा बड़े पैमाने पर जनता को नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि निर्णय व्यक्तिगत या स्वार्थी उद्देश्यों से भी प्रभावित। मैं इसी की बात कर रहा था अभी आपसे कि न्यायिक समीक्षा खराब तब हो सकता है कि जब जो फैसले लिए गए हैं वो व्यक्तिगत रूप से या स्वार्थी उद्देश्यों से दिए जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकती है, न्यायिक समीक्षा नुकसानदेह हो सकती है। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि जब भी आप देखो कि मान ले आपको क्या, जैसे कि हम बोले कि 12 जजों की क्या बैठी है, संवैधानिक पीठ बैठी है, तो होता क्या है, ऐसा नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि इतने सारे जजेस डिसीजन कैसे सुनाते हैं। इन जजेस के बीच में लास्ट में क्या होती है, वोटिंग होती है, कौन इसके समर्थक है और कौन समर्थक नहीं है। अब एक चीज बताइए, माना 8 लोग इसके समर्थक थे, बचे कितने, 4 लोग समर्थक नहीं है ना? तो माइंड तो चेंज है, 4 व्यक्तियों के माइंड चेंज है, 8 व्यक्तियों के माइंड चेंज है। हो सकता है कि इनका निर्णय सही हो सकता है कि इनका निर्णय सही हो। तो वही बात बोली गई है कि जब व्यक्तिगत निर्णय या स्वार्थी उद्देश्य से समीक्षा करके निर्णय दी जाए तो वो गलत भी साबित हो सकता है। अदालतों के बार बार हस्तक्षेप करने से सरकार की ईमानदारी, गुणवत्ता और दक्षता में लोगों का विश्वास नहीं होगा। क्या सरकार ने कोई कानून बनाया, उसको ओवरराइड कर दिया कोर्ट ने, फिर सरकार ने कोई कानून बनाया, उसको शून्य घोषित कर दिया कोर्ट ने, फिर सरकार ने कोई कानून बनाया और उसको फिर से उसको बदलाव करने की प्रयास किसने किया, कोर्ट ने। तो फिर जनता क्या सोचेगी ऐसी स्थिति में? जनता तो यही सोचेगी कि सरकार को या कार्यपालिका को कानून बनाना ही नहीं आता और ये कार्यपालिका ही ढंग से कार्य नहीं कर सकती। तो विश्वास कम हुआ, आपके द्वारा चुनी गई सरकार पर आपका ही विश्वास कम हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि शायद ये कार्यपालिका ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हस्तक्षेप किसका ज्यादा बढ़ गया था, न्यायपालिका का। ठीक है, तो एक सीमा बांटी गई है हमारे देश में, अभी उसका उल्लंघन नहीं होता है। हमारे देश में केवल तभी न्यायपालिका समीक्षा करती है जब बहुत ही जरूरत पड़ जाती है या मुद्दा ऐसा होता है। ठीक है, वरना न्यायपालिका को इतना शौक नहीं है कि जो कानून बना है तुरंत न्यायपालिका पहुंच जाए उसकी समीक्षा करने के लिए। ठीक है, और अब तो ऐसा हो गया है कि मान लीजिए कि कोई स्टेट का व्यक्ति याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको फटकार लगा देता है कि पहले हाई कोर्ट से तो बात कर लो। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा ज्ञान वापी वाला। ज्ञान वापी केस वो लेके पहुंच गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट बोला मेरे भाई सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से तो बात कर लो, पहले छोटे भाई से बात करो, फिर बड़े भाई के पास आना राय लेने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट इधर मत आओ, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सत्र न्यायालय में बात करिए आप जो वाराणसी में उपस्थित है। ठीक है, उसके बाद आप जाएंगे, वहां से खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। हाई कोर्ट बना क्यों है, जब सारे काम सुप्रीम कोर्ट करेगा तो हाई कोर्ट क्यों बना है? हाई कोर्ट भी तो डिसीजन देने के लिए बना है ना। हाई कोर्ट में पूरी कार्यवाही हो जाए, हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे दे, आप उससे खुश ना है तो फिर आप कहाँ आइए, सुप्रीम कोर्ट आइए। तो ये प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कब कब समीक्षा की गई। गोलकनाथ वाद याद है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। हमने गोलकनाथ वाद पढ़ा था जब हमने। इसके बाद आया था केशवानंद भारतीवाद। इसमें हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि संसद संविधान के किसी खंड में तब तक संशोधन कर सकती है जब तक कि वो उसकी मूल संरचना का उल्लंघन ना कर रही हो। मूल संरचना आप क्या होती है ये बता दो, 2-3 चीजें बता दो मूल संरचना की। जैसे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, आपके नागरिकता और एकता, अखंडता, और आपके अधिकार, जो आपके अधिकार है, जैसे आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, आवाज संचरण की आजादी, आपके व्यवसाय करने की, संघ बनाने की, ऐसे बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, मिनर्वा मिल्स मामला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास संविधान के सिद्धांतों में संशोधन करने की पूर्ण और असीमित शक्ति नहीं हो सकती। वामन राव बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 31A, 31B और 31C संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया। इससे भविष्य में असमताओं से बचने के लिए इन कानूनों में संशोधन करना पड़ा। देखो, सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई ऐसा मामला आएगा जो गलत साबित होगा,
पहली चीज, सुप्रीम कोर्ट दो प्रकार से जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। पहला, स्वयं से, ठीक है, पहला तो स्वयं से, हमारे सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर है कि वो स्वयं से क्या ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं। दूसरा, याचिकाकर्ता, अब वो कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हैं, या कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, जो याचिका लेकर कहां पहुंचेगा, कोर्ट पहुंचेगा, और कोर्ट उस पर फिर अपनी सुनवाई करेगा और फिर वो कंक्लूजन निकालेगा रिव्यू करने के बाद कि हाँ ये सही है या नहीं। अच्छा, ये जो हमारे व्यक्ति हैं केशवानंद भारती, आपने देखा है इनको, कौन थे ये? अच्छा, आप एक काम करना, ठीक है, मैंने पहले भी आपको बोला था, मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर भी आप इसके बारे में कंप्लीट स्टडी करके आइए। केशवानंद भारतीवाद के बारे में आपको सब पता, देखो दो ऐसे केसेस हैं, केसेस तो ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, मिनर्वा मिल्स हो गया, गोलकनाथ हो गया, पर दो ऐसे केसेस हैं, पहला आपको पता होना चाहिए केशवानंद भारती, और दूसरा इंदिरा साहनी। इसको थोड़ा डिटेल में आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, इसके हर एक पॉइंट, एक बिंदु आपको पता होने चाहिए, ठीक है, वरना है तो आपके बहुत सारे, मेनका गांधीवाद भी है फिर आपका, ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास क्लियर है आप लोगों को? जुडिशियल रिव्यू क्या होता है समझ में आ गया, जुडिशियल रिव्यू की आवश्यकता क्यों है समझ में आ गया, महत्व क्या है समझ में आ गया, और इसकी इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं ये समझ में आ गया, कि इसकी वजह से जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वो क्या है। क्लियर है? तो कोई भी चीज कब तक सही है, जब तक वो एक लिमिट में हो। कोई भी चीज कब तक सही है, जब तक उसके द्वारा दिए गए डिसीजंस संवैधानिक भी हो और सही भी हो। जब तक वो व्यक्तिगत ना हो, जब तक वो कैसे दोषपूर्ण ना हो, तब तक हर चीज सही, ठीक है। वरना एक चीज बताइए, अगर कार्यपालिका ही सही ढंग से सारे कार्य करेगी, सारे कानून बनाएगी, तो क्या कभी समीक्षा के बाद उसको हटाने की जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो समाप्त करें, चलिए, जय हिंद।